तो नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और मैं राहुल, एमएससी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग। और हम लोगों ने ये वीडियो जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी बैंकों का मायाजाल, इसके हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। और उसमें हमने देखा था अभी पीछे ये वाला चैप्टर था हमारा। इसके अंदर हमने पढ़ा था अभी मंदी क्या चीज़ होती है, मंदी आती कैसे। जैसे ही बैंक है वो पैसे बनाना बंद कर देता है वैसे ही मंदी आ जाती है, और मंदी आती है सबसे पहले गरीब मरता है। आज हम पढ़ेंगे भी ब्याज है वो कहाँ से आएगा। तो ब्याज देखो क्या होता है कि सबसे पहले भारत सरकार किसको बॉन्ड देती है, व्यावसायिक बॉन्ड को, व्यावसायिक बैंक को बॉन्ड देती है। और वो क्या करता है, कर्ज लेता है आरबीआई से और इसके खाते में लिख देता है। ये इसको सरकार जनता को भेजती है, जनता वापस इसे लिख देती है। सारा पैसे का हेर फेर ऐसे चल रहा है। अब देखो कि पूरी बैंकिंग व्यवस्था सिर्फ मूल बनाती है, ब्याज नहीं। पूरी की पूरी बैंकिंग व्यवस्था क्या बनाती है, मूल बनाती है, ब्याज नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिरकार ब्याज कहाँ से आई। और इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लो किसी बैंक ने 100 लोगों को 100 रुपये कर्ज दिया, यानी 100 लोगों को 100 रुपये कर्ज दे दिया। और मान लो कि सरकार ने भी बैंक से 10,000 रुपये कर्ज लिया हुआ है। ठीक है, अब बैंक ने 100 लोगों को 100 रुपये कर्ज दे रखा है और सरकार ने भी बैंक से 10,000 रुपये का कर्ज लिया हुआ है। इस तरह कुल कर्ज हो गया 20,000 का। इस पर 10% वार्षिक ब्याज दर लगा करके, 10% की इंटरेस्ट रेट लगा करके, अतः 1 साल बाद हमें बैंक को 22,000 रुपये लौटाने होंगे। लेकिन बैंक ने कुल 20,000 रुपये ही जारी किए, जिसकी वजह से चलन में 20,000 रुपये ही हैं। बैंक ने 20 जारी किए, 20 जारी चल रहे हैं। इस स्थिति में ब्याज के 2,000 रुपये लौटाना असंभव है। भाई सीधी सी बात है कि सरकार ने क्या दिए, 20,000 रुपये दिए, बैंक ने 20,000 रुपये दिए और उसे लौटाने कितने, 22,000। भाई कहाँ से, घर से लेके आए क्या 2,000 रुपये। तो इस प्रक्रिया में कुर्सी के उस खेल की तरह है जिसमें कुर्सी कम होती है और खेलने वाले व्यक्ति ज़्यादा। ताली बजाने पर सब लोगों को कुर्सी पर बैठना, परंतु कुर्सी कम होने के कारण सब लोग उन पर बैठ नहीं पाएंगे और किसी एक को हमेशा खड़ा ही रहना होगा। यह खेल निरंतर चलता है। कहते हैं प्रेम, युद्ध और कंपटीशन में हर चीज़ जायज़ है। और इस व्यवस्था कंपटीशन पैदा करती है। और इस पर समाज पागल होकर के अपना धर्म कर्तव्य भूल करके एक ही चीज़ में लगा है कि अधिक से अधिक धन कमाना है। ये चीज़ों को लोगों को पता होने के, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। जिनको पता है वो इन चीज़ के पीछे भागता ही नहीं, और जिनको पता नहीं है वो आप ध्यान से देख लो इस चीज़ को। हर कोई कहता है कि कलयुग आ गया, लोग लालची हो गए, लोग बुरे हो गए, अब सुधार नहीं हो सकता। कुछ लोग हार मान लेते हैं, परंतु कुछ समाज सेवी व संत महात्मा यह समझने में लगे हुए हैं कि संग्रह मत करो, जो व्यवस्था में कभी नहीं हो पाएगा। बहुत लोग इस अभियान में लगे हुए हैं कि अगर पूंजीपति अपना सारा धन गरीबों में बांट दे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। किंतु इस व्यवस्था में यह असंभव है कि कोई पूंजीपति है वो अपना पैसा क्यों बांटेगा। भाई बांटता ही नहीं। सब लोग अपने वर्ग के शोषण के कारण किसी दूसरे वर्ग को ठहरा रहे हैं, भी कह रहे हैं भी हमारा शोषण हो रहा है, वो दूसरे वर्ग ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। व्यापारी, मजदूर, किसान एक दूसरे को दोषारोपण करते कर रहते हैं कि ये हमें लूट रहे हैं, पर सच्चाई है कि व्यवस्था के चक्रव्यूह में हर कोई लूट रहा है और लूटने वाला कोई और ही है, जिसे सत्संग और प्रवचनों द्वारा सही नहीं किया जा सकता। यानी कि जो प्रवचन दे रहे हैं उससे ये व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। सत्संग अपनी जगह है, ये व्यवस्था अलग है। इसको चेंज करने के लिए क्रांति ही करनी पड़ेगी। क्रांति के बिना ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये वाले चेयर वाला गेम है जो घूमते हैं, जब म्यूज़िक बंद होता है तो एक खड़ा रह जाता है, बाकी बैठ जाते हैं, फिर एक सीट हटती है, इस तरीके से।
तो यानी कि वो कह रहा है कि हमने 20,000 जब लोन लिया है उसको 22,000 कैसे चुका देंगे, जब पैसे ही हमारे देश के अंदर 20,000 है, हम 22,000 चुका कैसे सकते हैं। नेक्स्ट, बेरोजगारी, भूखमरी और लालच क्यों। यूरो सिस्टम के निर्माण में सहायक बने बनोर्ड लिएटर लिखते हैं, उन्होंने क्या लिखा है कि लालच और प्रतिस्पर्धा अपरिवर्तनीय मानव स्वभाव की वजह से नहीं, बल्कि लालच और कमी का डर लगातार बनाया जाता है। कि यानी कि हमारे अंदर ये स्वाभाविक नहीं था पहले, इन चीज़ों को हमारे अंदर बनाया गया कि लालच और कमी का डर लगातार बनाया जाए हमारे अंदर, जो हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं पैसे प्रतीकात्मक मुद्रा का एक सीधा परिणाम है कि अगर पैसे कम होंगे तो लोगों के अंदर लालच ज़्यादा आएगा, लालच आएगा, या कम ही होंगी पैसे की तो ऑटोमेटिकली लालच आएगा। सब लिखने, सबको खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की तुलना में हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं। दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त काम निश्चित रूप से है, लेकिन इन सभी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। कमी हमारी राष्ट्रीय मुद्राओं में है। वास्तव में केंद्रीय बैंकों का काम ही है कि मुद्रा की कमी करें और कमी को बनाए रखें। अब मुद्रा में कमी होते ही ऑटोमेटिकली सारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। इसका सीधा परिणाम यह है कि हमें जीवन में रहने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ता है, कि हमें कंपटीशन करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। कमी होते ही पैसे की शॉर्टेज, ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ेगा। इस व्यवस्था में जो ईमानदार लोग हैं दूसरों को लूट या मार नहीं सकते, उनके पास इस व्यवस्था में समझौता करना या फिर आत्महत्या करने का विकल्प बचता है। इस व्यवस्था में ईमानदार की कोई जगह नहीं है। ईमानदार आदमी इसके अंदर सबसे पहले पिसता है। बेईमान होगा तो वो बेईमानी करके कहीं ना कहीं से पैसे ले आएगा, लेकिन ईमानदार बेईमानी नहीं करता। आत्महत्याएं, बचपन में भविष्य सुरक्षित करने के लिए पढ़ाई के दबाव में, जवानी में नौकरी न मिलने पर युवक युवतियों की शादी न होने में भी दिक्कत आती है। इस निराशा में हजारों नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं और इस व्यवस्था में सबके लिए जगह नहीं है। इस व्यवस्था के अंदर हर कोई फिट नहीं हो सकता। बैंकों द्वारा पैदा किए गए कृत्रिम अभाव, गरीबी और स्पर्धा लोगों की चोरी, लूट, हत्या, धोखाधड़ी, आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। हर साल भारत में लगभग 15,000 किसान आत्महत्या कर लेते हैं और पूरे विश्व में हर साल होने वाले कुल 8 लाख आत्महत्याओं में से 1,35,000 यानी 17% भारत में होती है आत्महत्याएं पैसे की वजह से। आत्महत्या है या हत्या है, चलो देखते हैं कि एक समुदाय में मांस खाने के लिए जानवरों की हत्या करना मना था। यानी एक समुदाय था जिसके अंदर हमें मांस के लिए किसी जानवर को मारना गया था, मना था। अब मांस खाने के लिए कुछ लोग एक बड़ी सी कढ़ाई में खौलता हुआ तेल डाल करके उस पर एक पतला सा फट्टा लगा देते थे और बकरी को उस फट्टे पर चढ़ाकर दोनों ओर से रास्ता बंद कर देते थे। कुछ देर बाद बकरी तेल में कूदकर आत्महत्या कर लेती थी और वे उसे खा लेते थे। यानी अब की बार उन्होंने क्या किया, खुद न मार करके उस बकरी के पास ऐसा ऑप्शन रखा कि उसे तेल में ही कूदना पड़ेगा, उसे अपनी जान तो देनी ही पड़ेगी। एक फट्टा लिया कढ़ाई के ऊपर, उसके ऊपर बकरी को बैठाया, एक तरफ एक इंसान खड़ा हो गया, एक तरफ एक इंसान खड़ा हो गया। अब बकरी जाए तो जाए कहाँ, बकरी को क्या घूम फिर के अंत के अंदर किस में कूदना पड़ा, उसके अंदर ही गिरना पड़ा, कढ़ाई के अंदर, जिसमें गिरते ही वो मर गई। इसी प्रकार से हम फंसे हुए हैं। आत्महत्या या हत्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में हम सबको जीने का अधिकार मिला हुआ है एवं यह व्यवस्था मौलिक मानवीय अधिकार का उल्लंघन है। किसानों की आत्महत्या के दोषी बैंक हैं, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन होता कुछ भी नहीं। कर्ज का जाल किस प्रकार से बनता है देखते हैं।
ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। ब्याज तभी चुकाएं जब कर्ज लेंगे कुछ ना कुछ। और जब भी नया कर्ज लेते हैं तो उस पर भी और ब्याज देना पड़ता है। तो कर्ज लेंगे तो कर्ज पे क्या देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। नया कर्ज लेंगे तो नया ब्याज देना पड़ेगा, जिसे चुकाने के लिए और अधिक कर्ज लेना पड़ता है। यानी कि एक कर्ज लिया, फिर उस पर ब्याज देना है, फिर ब्याज देने के लिए फिर कर्ज लिया, फिर उसे चुकाने के लिए फिर कर्ज लिया। इस तरह हम कर्ज के जाल में फंस गए हैं। पैसा ही कर्ज है, इसलिए इस व्यवस्था में कभी भी कर्ज मुक्त होना असंभव है। भी अगर एक बार कर्ज के चक्कर में पड़ गए तो फिर पड़ ही गए। इस व्यवस्था में अगर सारा पैसा वापस भी कर दिया जाए तो भी हम पर कर्ज शेष रहेगा। यानी कि अगर हमने मान लो 1 लाख या 2 लाख सरकार से पैसे लिए 10% के इंटरेस्ट रेट से, 1 साल के 1,10,000 हो गए। अगर वही पैसे हम वापस करेंगे तो 1,10,000 देने पड़ेंगे। लेकिन सरकार ने हमें दिए तो 1 लाख, मतलब अपने बैंक से 1 लाख दिए, हमें कह रही है 1,10,000 दो। क्या वो 10,000 हम घर से बना करके देंगे? मान लो कमाएंगे, ऐसी बात नहीं है, वो प्रॉफिट होगा कुछ चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो पैसा तो किसी और से आ रहा है ना कि बैंक से। यानी कि अभी वो 20,000 वाली कहानी बताई थी। यानी अगर पूरे इंडिया में 20,000 रुपये ही सर्कुलेट हो रहे हैं तो हम 22,000 कहाँ से दे देंगे? क्योंकि देश में जितना पैसा है उससे अधिक कर्ज है, जो कि ब्याज की व्यवस्था के कारण है। यानी कि जितना भी पैसा हमारे देश में सर्कुलेट हो रहा है वो किसकी वजह से? इस कर्ज की वजह से, इस ब्याज की वजह से है। मान लो जितना भी पैसा है और हमारे देश को उससे ज़्यादा लौटाना है। ये रिपोर्ट दे रखी है अभी 1939, 1976, 1973, 5, यहाँ से कर्ज का ग्राफ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। कर्ज के भंवर में डूबा देश, पूरा का पूरा कर्ज एक नज़र। इतना कर्ज है, कितना है? 33-82 हज़ार करोड़ कुल कर्ज था। करोड़ विदेश कर्ज 3,40,000 करोड़ विदेशी कर्ज है और 30,42,000 करोड़ भारतीय कर्ज है। अब देखो, तो हमारे ऊपर बहुत कर्ज है। फिर आती है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या आती है, क्या कह रहे हैं इन पे कि अगर सिक्के, यानी कि इंग्लिश ये पेनीज, जो 5 सिक्के हैं, यानी 5% वार्षिक ब्याज पर दिए जाए तो 1,850 साल में 32, 36, 66, 88, 157 पृथ्वी जितने बड़े सोने से भरे गोले ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे भाई। यानी कि अगर 5 सिक्के 5% के इंटरेस्ट रेट पर दिए जाएं तो 1850 साल में कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी 32 अरब 36 करोड़ 66 लाख 48,157 पृथ्वी जितने बड़े सोने से भरे गोले ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। साल भी तो बहुत हो गए भाई, यार थोड़ा दी सोने की भाई। आगे, पूरा जीवन हम उस पैसे पर ब्याज भरने के लिए काम करते रहते हैं जो कि बैंकों का है। बैंकों का है ही नहीं, यानी बैंकों का है ही नहीं वो पैसा, और कभी चुकाया नहीं जा सकता। इस प्रकार यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी है जो कि संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करती है, हमारे मूलभूत अधिकार का हनन करती है। नेक्स्ट है बजट 2015-16। 2015 और 16 का बजट देखते हैं। सरकार ने टैक्स के रूप में 14,49,490 करोड़ रुपए एकत्रित किए। ये थे टैक्स के, जिसमें से 5,23,958 करोड़ रुपए
राज्यों को उनके हिस्से के रूप में दिए गए एवं 2,21,733 करोड़ रुपए की सरकार की आमदनी जोड़ने से कुल आय इसको सरकार की आमदनी में जोड़ दिया, इतने पैसे को 2,21,000 को रुपए की सरकार की आमदनी जोड़ने से कुल आय 11,41,575 करोड़ रुपए की हो जाती है। इस आय में सामाजिक सेवाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण इत्यादि और आर्थिक सेवाओं जैसे कि कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे देश के जन कल्याण कार्यों में मात्र 58,127 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 6,81,719 करोड़ रुपए बैंकों को सौंप दिया गया। इतना पैसा बैंकों को सौंप दिया गया। अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। कुल इधर कर राजस्व कर है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ग्रोस टैक्स इतना था, कोऑपरेटिव टैक्स इतना था, टैक्स ऑफ इनकम इतना था, कस्टम टैक्स इतना था, यूनियन एक्साइज ड्यूटी इतनी थी, सर्विस टैक्स इतना था, स्टेट शेयर ये पूरा का पूरा दिया हुआ है इसमें। फिर इधर रक्षा डिफेंस सर्विस के अंदर इतना पैसा, सब्सिडीज में इतना बटा, ग्रांट्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को इतना पैसा दिया गया। नेक्स्ट पेंशन में इतना गया, पुलिस में इतना गया, सोशल सर्विसेज में इतना गया, इकोनॉमी में इतना गया, टोटल एक्सपेंडिचर इतना आया, डिबेट सर्विसेज, रीपेमेंट ऑफ डिबेट्स। नेक्स्ट, सरकार को टैक्स देना बेवकूफ़ी है। चलो ये तो हम पढ़ते हैं, वो बढ़िया बात बता रहा है। 2014 15 और 16 के बजट में 11,41,575 करोड़ की आय में से भारत सरकार ने 4,56,145 करोड़ रुपए यानी 40% ब्याज चुकाया। इतने की आय हुई, इतना उसने ब्याज दिया। और 2,25,574 करोड़ रुपए यानी 20% कर्ज चुकाया, यानी कर्ज इतना चुका इतना ब्याज दिया उन्होंने। अगर सरकार अपने पैसे खुद बनाती तो एक भी रुपए नहीं देना पड़ता। राज्य सरकारों का भी इतना ही पैसा कर्ज हो जाता है और टैक्स का 60% सरकार बैंकों को सौंप देती है। और हम डीजल, पेट्रोल, वेट, आयकर से लेकर के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हजारों जगह लाखों रुपए टैक्स भरते हैं। हम भी बहुत से टैक्स भरते हैं। क्यों? क्या हम बेवकूफ़ हैं या गधे हैं? अच्छे दिन का बजट, ये देखो भी फोटो भी शानदार शानदार लगा रहे हैं। हर साल 50 लाख करोड़ की लूट। भारत सरकार से बैंकों का लूट। बैंक कितने लूटते हैं? 4,56,000 करोड़ और 4,56,145 करोड़ रुपए। राज्य सरकार से लूट 3 लाख करोड़। जनता से ब्याज के रूप में लूट 5 लाख करोड़। डॉलर राज संसाधनों द्वारा लूट, यानी कि जो फॉरेन से हमारे देश में पैसे आते हैं उनसे भी 12.5 लाख करोड़, ये एस्टिमेट है। अब क्या कह रहा है? धीरे धीरे हमारी संपत्ति का अधिकांश भाग लूट लिया गया। 100 का मतलब है 100 तोला यानी 1 किलो चांदी, पर आज हमारे पास 100 इंटू 40,000 इंटू 100 यानी 0.5% ही बचा है। 100 अपॉन में 40,000 इंटू 100, इतना ही बचा है हमारे पास। 99.75% धन लूट लिया गया फौरन, यानी कि बैंक वाले ले गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब देखो, अगर देश में अगर कुल 20 करोड़ परिवारों में यह पैसा बांट दिया जाए तो प्रत्येक परिवार के 1.25 लाख रुपए सालाना मिलेगा। और इसलिए अगर बैंकों का बहिष्कार करके
कोई अपना बैंक खाता बंद कर दे तो प्रत्येक परिवार को घर बैठे 1.25 लाख रुपए सालाना मिल सकता है। यानी कि हम बैंकों का अगर बहिष्कार कर दें और इंडिया खुद का अपनी करेंसी बनाए तो हर घर में अगर पैसे दिए जाएं तो कितने पैसे आ सकते हैं? 1.25 लाख सालाना मिलेगा। हर साल का 1.25 लाख बहुत होता है गरीब के लिए। नोट: डॉलर राज संसाधनों की लूट की प्रक्रिया का विश्लेषण अगली पुस्तक में होगा। इस बुक के अंदर नहीं दिया वो कह रहे हैं कि नई बुक देखेंगे अगर वो होती है तो स्टार्ट। विश्व नियंत्रण का इतिहास, कि विश्व में पैसे को कंट्रोल कौन करता है। तो इंडिया की बात कर रहे थे तब से। देखते हैं। मनी चेंजर्स की मदद से आगे बढ़कर विलियम थर्ड ने 1677 में राजकुमारी मैरी से विवाह करके 1689 में इंग्लैंड का राजा बन गया। इन्होंने क्या किया? इंग्लैंड के राजा बन गए थे। कुछ ही दिनों बाद फ्रांस से युद्ध हुआ और उसने मनी चेंजर्स से 1.2 मिलियन यानी 12 लाख पाउंड उधार मांगे। उसने मनी चेंजर्स से क्या लिए? राजकुमार था, उन्होंने क्या कर लिए थे? उधार ले लिए थे इतने पैसे। उससे निम्नलिखित शर्तों के साथ सिर्फ ब्याज वापस देना था, मूल नहीं। यानी वो कह रहा था मुझे ब्याज वापस दे दियो, मूल की जरूरत नहीं है। तो उसने 3 शर्त क्या रखी थी, देखते हैं। पहली शर्त थी, देखो, पहली, मनी चेंजर्स को इंग्लैंड के पैसे छापने के लिए एक केंद्रीय बैंक या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की अनुमति दे दे। पहला उसने कहा कि मुझे सिर्फ बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाने की, बैंक पैसे छापने की अनुमति दे दो बस। दूसरा उसने क्या कहा कि सरकार खुद पैसे नहीं छापेगी, बैंक सरकार को 8% वार्षिक दर से कर्ज देगा। यानी बैंक है वो सरकार को क्या देगा? कर्ज दे देगा 8% की रेट पर, जिसे चुकाने की गारंटी के लिए सरकार लोगों को टैक्स लगाएगी। जिसे चुकाने के लिए सरकार लोगों पर टैक्स लगाएगी, क्योंकि सरकार खुद तो कहाँ से देगी पैसे? जनता से लेगी। जनता से क्या लेगी? टैक्स लेगी। और सरकार के इस ऋण चुकाने के वायदे को बॉन्ड कहा जाएगा। यानी वो जिस शर्त पे देंगे बैंक उसको लोन, उसको बॉन्ड कहेंगे अपने। ठीक है। मनी चेंजर्स और इनके बीच में, दोनों विलियम थर्ड के बीच में ये बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड को सभी केंद्रीय बैंकों की माँ कहा जाता है, यानी सबसे बड़ा माना जाता है उसको। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को क्या कहता है? सभी केंद्रीय बैंकों की माँ कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1694 में हुई थी। यानी सबसे पहले कर दी थी उसने। ये है वही बैंक। बैंकिंग किंग रोथशिल्ड परिवार की कहानी। अब इनकी कहानी पढ़ते हैं। भी जो सबसे पहले बैंक थे वो कब बने थे? 1694, और उससे पहले 1964 की कहानी है। देखते हैं। 1964 बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कुछ लोगों ने, परंतु बाद में रोथशिल्ड परिवार का उस पर नियंत्रण हो गया और जर्मनी में 1744 में अमशेल रोथशिल्ड का जन्म हुआ, जिसे बैंकिंग किंग कहा जाता है, एवं जिसके 5 बेटे जन्मे और उन पांचों को अलग अलग देशों में आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने के लिए भेजा गया। अमशेल ने 1 मई 1776 को कुछ लोगों के साथ मिलकर एल्यूमिनिटी यानी जागृत या प्रबुद्ध बोलते हैं जिसे, नामक एक गुप्त संस्था बनाई। एल्यूमिनिटी या एल्यूमिनाटी जिसको बोलते हैं, इस नाम की एक संस्था बनाई उनके लड़कों ने 1776 के अंदर। उसमें क्या था? इन लोगों को लगता था कि दुनिया की सभी व्यक्ति भेड़ बकरी की तरह है और ईश्वर ने इन्हें सब पर शासन करने के लिए भेजा है। यानी वो लोग किस प्रकार के सोच रखते थे कि सारी दुनिया भेड़ बकरी की तरह है, उन पर राज करना है, उन्हें भगवान ने क्यों भेजा? उन पर शासन करने के लिए भेजा है। अब इस पर क्या था?
उसका तीसरा बेटा नेथन रोथशिल्ड 1777 और 1836 तक बहुत शातिर था और जिसे उसने इंग्लैंड में भेज दिया था। और सन 1815 में जब नेपोलियन इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ तब उसके पास बैंक ऑफ इंग्लैंड में कुछ ही शेयर थे उसके बैंक ऑफ इंग्लैंड के उसके पास। और अपने गुप्तचरों से उसे एक दिन पहले सूचना मिल गई थी कि नेपोलियन हार गया है और उसका दिमाग चला और उसने अपने शेयर बाजार में अफवाह फैला दी कि इंग्लैंड युद्ध में हार गया। और सबको यकीन दिलाने के लिए नेथन ने अपने आप को निशान दिखाते हुए अपने बैंक ऑफ इंग्लैंड के शेयर बेचने शुरू कर दिए। यानी उसने अफवाह फैला दी कि इंग्लैंड हार गया और ताकि लोग हड़बड़ी में उसके बैंक का प्राइस ना गिरा दें। और उसने अपने बैंक के जितने भी शेयर थे वो सारे के सारे बेच दिए। अगर सच में इंग्लैंड हार जाता तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के शेयर की कीमत कुछ भी नहीं रहती। उसने क्या कहा, इंग्लैंड हार गया। यकीन दिलाने के लिए उसने बाजार में अफवाह फैला दी कि इंग्लैंड युद्ध में हार गया। इंग्लैंड युद्ध में हार गया और सबको यकीन दिलाने के लिए नेथन ने अपने आप को निशान दिखाते हुए अपने बैंक ऑफ इंग्लैंड के शेयर बेचने शुरू कर दिए। अगर सच में इंग्लैंड हार जाता तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के शेयर की कीमत कुछ भी नहीं रहती। हारा नहीं था, उसने कहा था। इस भय और अविश्वास के माहौल में फैली अफवाह से लोग उसकी बात पर यकीन हो गया और देखते ही देखते बैंक ऑफ इंग्लैंड के सभी शेयर धारकों ने अपने सभी शेयर बेचने शुरू कर दिए। अच्छा, उसने दिमाग ये लगाया कि उसने कहा इंग्लैंड हार गया। हारते ही जो उस बैंक ऑफ इंग्लैंड के शेयर होल्डर थे उन्होंने क्या किया, हड़बड़ी के अंदर अपने सारे शेयर बेच दिए और इसने खरीद लिए। इससे करोड़ों अरबों के शेयर कौड़ियों के भाव में आ गए, जिसे नेथन ने गुपचुप तरीके से अपने क्षेत्र लोगों द्वारा खरीदवा लिए। अब यानी पूरा बैंक ऑफ इंग्लैंड किसके हाथ में था, नेथन के हाथ में था। अब इस तरह एक अफवाह से बिना कोई खास कीमत चुकाए वह एक दिन में ही बैंक ऑफ इंग्लैंड का मालिक बन गया। और जब लोगों को पता लगा कि दरअसल नेपोलियन हार गया तो उसने उनके पास सर पीटने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने शेयर तो सारे बेच दिए। अब नेथन रोथशिल्ड कहता है कि अगर देश के पैसे नियंत्रित और जारी करने का अधिकार मुझे दे दो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि देश के कानून कौन बनाता है कौन नहीं, मुझे पैसे छापने का अधिकार दे दो। अगर देश के पैसे नियंत्रित और जारी करने का अधिकार मुझे दे दो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन राज कर रहा है, कौन नियम है, क्या चीज़ है, मैं सारा काम कर लूँगा। अब 1820 में अपने ऊपर गर्व करते हुए रोथशिल्ड कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि किस कठपुतली को उस इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठाया गया है जिसका सूर्य अभी अस्त नहीं होता। क्या कहा इन्होंने कि मुझे परवाह नहीं है कि किस कठपुतली को उस इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठाया गया है। उसे कोई मतलब नहीं है कि सिंहासन पर कौन बैठा है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ब्रिटेन के पैसे की मात्रा यानी मनी सप्लाई को जो आदमी नियंत्रित करता है ब्रिटिश साम्राज्य को भी नियंत्रित करता है और मैं ब्रिटेन के पैसे की मात्रा को नियंत्रित करता हूँ। यानी सीधा सा मतलब है कि मैं ब्रिटेन पे राज करता हूँ, नेथन रोथशिल्ड कहता है। अब इस तरह पूरी दुनिया को हर वर्ष करोड़ों रुपए लूट कर जुटाई गई एक बैंकिंग परिवार की संपत्ति का आकलन 500 ट्रिलियन डॉलर लगाया गया। अगर इस रकम का अंदाज़ा लगाना हो कि यह कितनी है तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के 700 करोड़ लोग मिलकर एक वर्ष में सिर्फ 75 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति पैदा करते हैं। ओनली फॉर 75 ट्रिलियन की पूरी दुनिया मिल कर के। इसे अगर रुपए में बदल दिया जाए तो यह संपत्ति गिन लो भी कितने हो गए। रुपए में बदलती है जिसमें से अगर हर सेकंड
खाते पीते सोते जागते 1 करोड़ खर्च करें तो भी उसको खर्च करने में 95 साल लगेंगे, इतने पैसे, यानी 100 साल लग जाएंगे खर्च करते करते। एमशेल रेथसेल ने अपनी विरासत या वसीयत में यह साफ साफ लिखा था कि परिवार की संपत्ति बंटेगी नहीं, परिवार का मुखिया ही इसे नियंत्रित करेगा। इस समय एवलिन रोथशिल्ड इस परिवार का मुखिया था। एक तरह से दुनिया का असली शासक रोथशिल्ड परिवार था उस टाइम पे, यानी पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का काम किसका था? रोथशिल्ड का था। और वो ये थे एवलिन रोथशिल्ड, यानी उनके पिता। एमशेल, ये नेथन रोथशिल्ड थे। एमशेल, हाँ ये थे एवलिन रोथशिल्ड। अब अमेरिका की कहानी, अमेरिका की कहानी बढ़ते हैं कल फिर, अभी तो टाइम हो गया। चलो।